लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन वाला चैप्टर। और फ्रिक्शन के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूम होगा, है कि नहीं? सबको मालूम है। जब भी कोई फोर्स के बारे में बात करेंगे हम तीन चीज़ के बारे में देखेंगे: मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कौन सा पॉइंट में एक्ट करता है और किस डायरेक्शन में, ये तीन चीज़ देखना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द फोर्स। तो आज हम लोग ये सारा चीज़ को देखेंगे। आप लोग सारा चीज़ जानते हो बट कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। व्हेन यू डोंट हैव क्लैरिटी यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विथ द न्यू चैप्टर फ्रिक्शन, जो हम लोग अभी देख चुके हैं। क्या है ये? ऑपोजिशन टू रिलेटिव स्लाइडिंग। चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन इट डेवलप्स। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। कब होता है फ्रिक्शनल फोर्स? पॉइंट नंबर 1, व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग। ध्यान से देखना, व्हाइल टेकिंग वर्ड्स इन डेफिनेशंस वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाता है। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग between two surfaces of contact, two surfaces of contact, the frictional force develops, or you can say the oppositional force developed. The oppositional force developed is called frictional force। ठीक है, जब भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। क्या है? इट्स ए फोर्स ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन टू व्हाट? ऑपोजिशन टू रिलेटिव स्लाइडिंग। But many times any opposition to motion is considered as friction, which is a wrong motion। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोजिंग हम कहेंगे कि ये मान लो कि दो सरफेस है, यहाँ पर दो सरफेस है, और सपोज मैं कहता हूं कि इसमें से एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर रगड़ देंगे। मान लो नीचे वाला सरफेस को हम इधर खींच लिए, ऊपर वाला सरफेस को इधर खींच लिए, तो देखोगे यहाँ पर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो उनका सरफेस में इर्रेगुलरिटीज है। एक इर्रेगुलरिटी के अंदर दूसरा इर्रेगुलरिटी फंस जाएगा। जब खींचेंगे तो लॉकिंग हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा, जब इसको स्लाइड करवाने की कोशिश करोगे देयर विल बी ऑपोजिशन टू दिस इज आल्सो एन ऑपोजिशन टू रिलेटिव स्लाइडिंग। अगर दोनों को एक साथ लोगे कोई तकलीफ नहीं, एक को इधर लेने की कोशिश करोगे देयर इज ऑपोजिशन। सम पीपल से दिस इज आल्सो फ्रिक्शन। इट इज नॉट फ्रिक्शन, दिस इज ऑर्डिनरी मैकेनिकल लॉकिंग। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल लॉकिंग। इट इज नॉट फ्रिक्शन, ध्यान रहे, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉकिंग। तो फिर फ्रिक्शन कब होता है? इवन व्हेन द टू सरफेसेस आर एब्सोल्युटली पॉलिश्ड, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। एक ग्लास प्लेट के ऊपर दूसरा ग्लास प्लेट को खींचो, दोनों सरफेस एब्सोल्युटली पॉलिश्ड है, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या चीज, क्यों डेवलप होता है? ये जो इर्रेगुलरिटी के चलते एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ फंस जाता है, और रिलेटिव टू दिस एक बॉडी जब स्लाइड करने की कोशिश करता है, द ऑपोजिशन टू रिलेटिव स्लाइडिंग इज मैकेनिकल लॉकिंग। दिस इज नॉट कॉल्ड फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है? अगर ये दोनों सरफेस एब्सोल्युटली स्मूथ होते, सपोज एब्सोल्युटली स्मूथ, सॉरी बोल रहे हैं, ये एब्सोल्युटली पॉलिश्ड होते, अगर ये दोनों सरफेस एब्सोल्युटली पॉलिश्ड होते, उसके बावजूद आप देखोगे मान लो ये एक पॉलिश सरफेस है, ये दूसरा पॉलिश सरफेस है, जब ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ रहे हैं तब क्या होगा? यू विल सी द मॉलिक्यूल्स हियर एंड द मॉलिक्यूल्स हियर डेवलप ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन ईच अदर। मॉलिक्यूल के बीच में बाइंडिंग फोर्स डेवलप होता है। दैट फोर्स अगेन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो इनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स है। ये मॉलिक्यूल उसको खींच रहा है, एक दूसरे को खींच के पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। When you try to pull them away from each other or rob them again, ये फोर्स उनको पकड़ के रखने की
कोशिश करता है। इसलिए जब हम दो बॉडी को प्रेस कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स कम इवन क्लोजर, तो फोर्स बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस। ओके, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? It is an electromagnetic force of interaction between the molecules of the two surfaces. इसके चलते होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा, लुब्रिकेशन देते हैं। लुब्रिकेशन मतलब यू पुट सम पाउडर हियर और यू पुट सम ऑयल, फिर यू पुट सम पाउडर और ऑयल ऑन दिस सरफेस, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। नाउ इट कैन इजीली स्लाइड। आर यू गेटिंग? So frictional force is not to be misinterpreted as mechanical locking, remember, क्योंकि अगर ये मैकेनिकल लॉकिंग है तो आगे हम लोग जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो आपको तकलीफ में लाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस व्हिच आर रिलेटिवली स्लाइडिंग टू ईच अदर। फाइन, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक फोर्स है तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, हम लोग जानना चाहेंगे, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में द फ्रिक्शनल फोर्स acts tangentially to the surface, in a direction opposite to the frictional force acts tangentially to the surface in a direction opposite to relative sliding or tendency of relative sliding between the two surfaces। ध्यान से समझो भैया, आपको सारा चीज तो डिटेल्स में नहीं मिलेगा और अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आगे चल के आपको हार्डली कहीं फ्रिक्शन पढ़ने का कोई मौका मिले, तो चीजों को बढ़िया से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो when there is a relative sliding between two bodies or there is a tendency of relative sliding, a frictional force will develop in a direction opposite to the relative sliding and where it acts, how it acts, tangential to the surface, ठीक है। तो हम कहेंगे दोनों हाथ हम रगड़ रहे हैं, so there is a relative sliding between the two hands, so there is a frictional force which is opposing the relative sliding. Not only that, अगर ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ये पेन अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा तेल डाल देंगे तो फिसल जाएगा, मतलब there is a tendency of sliding but it is not able to slide, then also frictional force develops। समझ में आया क्या? When there is a relative sliding or tendency of sliding, a frictional force develops। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द रिलेटिव स्लाइडिंग, ठीक है। अब आप न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्या है वो? अगर दो बॉडी के बीच में कुछ फोर्स इंटरेक्शन हो रहा है, ए बी के ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, तो बी ए के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दे रहा है। अभी अभी हम लोग देखे कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था वो क्या था? इट वाज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक दूसरा बॉडी है, इसके मॉलिक्यूल को इसका मॉलिक्यूल पकड़ के रखा है, अब जब आप इसको खींच के लेने की कोशिश कर रहे हो वो रोकने की कोशिश कर रहा है उल्टा खींच के। सो दिस द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अपर बॉडी इज अप्लाइड बाय द लोअर बॉडी एंड फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये जितना फोर्स इसके ऊपर देगा ये इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन two surfaces are equal and opposite, दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज हम कहेंगे ये मेरे दोनों हाथ है, मैं दोनों हाथ को रगड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आई एम टेकिंग वन हैंड अप वन हैंड डाउन। सी क्या हो रहा है? ऐसे अगर मैं ले रहा हूँ रिलेटिव टू दिस हैंड ये ऊपर जा रहा है,
तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। कौन देगा? ये देगा। किस डायरेक्शन में देगा? ऑपोजिट टू द रिलेटिव स्लाइडिंग। कैसा स्लाइड कर रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा नीचे की तरफ, टैंजेंशियल टू द सरफेस एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे नीचे की तरफ आएगा। बट एट द सेम टाइम जब ये ऊपर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये किधर जा रहा है? देखो ये नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? एंड इसके ऊपर जितना फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, इसके ऊपर उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। सो व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन टू बॉडीज, द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज acts as an opposition force and the frictional forces on the two surfaces of contact are equal and opposite. अगर मैं दोनों हाथ को नहीं रगड़ रहा हूं, एक हाथ रेस्ट में है, दूसरा हाथ जा रहा है, तो रिलेटिव टू दिस इज मूविंग, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ आएगा। ये मूव नहीं कर रहा है, उसके बावजूद रिलेटिव टू द अदर सरफेस, ये कैसे जा रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड ये कैसे जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सरफेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है, सोचो मैं दोनों हाथ को रगड़ रहा हूं। सपोज ये हाथ में टेंजेंशियली 10 न्यूटन ऊपर की तरफ आ रहा है, ये हाथ में 10 न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। नहीं, देयर आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बिटवीन द टू सरफेसेस, so why they are not cancelling out each other? We still feel the frictional force because the forces are not acting on the same body. कोई बॉडी पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आएगा तो कैंसिल करेंगे। एक फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, हाउ दे कैन कैंसिल आउट ईच अदर? समझ में आया क्या? अगर हम कहेंगे कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर अगर दो फोर्स ऐसे आ रहे हैं 10 न्यूटन का, आप कहोगे नेट फोर्स जीरो है। सपोज कहेंगे देयर आर टू डिफरेंट बॉडीज, एक फोर्स इसके ऊपर आ रहा है और दूसरे फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं। Exactly the same way, when two bodies are sliding relative to each other, इसके ऊपर फोर्स अगर इधर को आ रहा है, इसके ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है, they cannot cancel out. Two forces will cancel out if they are equal and opposite and acting on the same body, but they are acting on two different bodies, so they do not cancel out. ये आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में आते रहते हैं। क्या है? और आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली योर 11th क्लास विल बी ए बोर्ड एग्जामिनेशन, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि दे डू नॉट नो व्हाट विल हैपन इन क्लास 12, सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लास 11 परफॉर्मेंस विल बी यू विल अवॉर्डेड द मार्क्स। सो आगे बोर्ड बार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन करने की कोशिश करेगा, ध्यान रहे, ठीक है। एंड लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वाज ए प्रपोजल फ्रॉम सीबीएसई टू स्टार्ट बोर्ड एग्जामिनेशन इन 11th क्लास, हुआ था भी एक साल के बाद, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, रुक गया था, बट नाउ इट इज हाई टाइम, दे विल डेफिनेटली मेक, क्योंकि 11th क्लास अगर अच्छे से निकल गया, कोई जरूरी नहीं है कि 12th क्लास में कोरोना नहीं होगा, उस समय फिर से हो सकता है, तो अभी से एक स्टैंडर्ड मार्क उनके पास रहेगा, उस बेसिस में वो लोग दूसरा चीज देने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो क्या हो गया? तो क्या लिखेंगे? द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बट they do not cancel out each other, because they act on two different bodies, दो अलग अलग बॉडी के ऊपर आने के कारण ये एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स कब डेवलप होता है? When the frictional force develops, it develops when there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces of contact. अगर दो सरफेस के बीच में एक रिलेटिव स्लाइडिंग हो रहा है या फिर स्लाइड करने का टेंडेंसी है, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। कैसे एक्ट करेगा? टैंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और किस डायरेक्शन में? इन ऑपोजिशन टू रिलेटिव स्लाइडिंग। और कैसा होता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सरफेसेस? इक्वल एंड ऑपोजिट। अभी तक हम लोग इतना चीज देखें। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट मैकेनिकल लॉकिंग, जिसको आमतौर पे लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं, क्योंकि दैट इज आल्सो इन ऑपोजिशन टू रिलेटिव स्लाइडिंग। अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। से हियर इज ए अरेंजमेंट, से हियर इज ए ब्लॉक, ऐसा शेप का कोई ब्लॉक है, सब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा गैप बना के बनाता हूँ ताकि यू कैन रियलाइज। ये सारे थोड़े थोड़े गैप में हैं,
इनफैक्ट दे आर ऑल इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ये यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे लगा। मैं खाली फ्रिक्शनल फोर्स को समझाने के लिए इसे बनाया। सपोज ये जो ब्लॉक है, ये जो वेज है, इसको अगर हम इसके अंदर ढकेलने की कोशिश करेंगे, सपोज यू अप्लाई ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो अब ये अंदर जाएगा, जैसे अंदर जाएगा ये ऊपर जाएगा, है ना। आई वॉन्ट टू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट ऑल दीज पॉइंट्स। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मैं डायरेक्शन जानना चाहता हूँ। सोचो अबाउट दिस पॉइंट। जब हम पुश कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पॉइंट अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो इट विल बी लाइक दिस इन ऑपोजिशन टू द रिलेटिव स्लाइडिंग। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ग्राउंड? ग्राउंड के ऊपर भी आएगा, किस डायरेक्शन में? इक्वल एंड अपोजिट। मतलब ग्राउंड के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा। आर यू गेटिंग? सिमिलरली ये पॉइंट इसके साथ स्लाइड करते हुए अंदर जा रहा है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा। और इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा क्या? हाँ आएगा सर। किस डायरेक्शन में? लाइक दिस, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये फोर्स को हम F1 कहेंगे, ये F1 होगा, इसको F2 कहेंगे तो ये F2 होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो बताओ वॉल पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? अपवर्ड, डाउनवर्ड? सोचो वॉल पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? नाउ रिलेटिव टू वॉल दिस पॉइंट इज गोइंग अप, क्योंकि जब इसको पुश करेंगे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा नीचे की तरफ, कॉल इट F3। तो वॉल के ऊपर कैसे आएगा? कॉल इट F4। नो सी, वॉल के ऊपर फोर्स हो गया F4, क्योंकि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग अपवर्ड ना। जब इसको हम पुश कर रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो डाउनवर्ड, वॉल के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सो अपवर्ड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि when there is a relative sliding, how to account for the direction of frictional force। समझ में आ रहा है क्या? एंड फ्रिक्शनल फोर्स कब डेवलप होता है? जब कोई बॉडी स्लाइड करता है? नो 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 नो, इवन when there is no sliding also there may be a frictional force if there is a tendency of sliding। I'll tell you one more example। ये एग्जांपल आप लोग देख लिए, चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम कहेंगे कि, जस्ट अ मिनट, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक पहलवान ऐसे खड़ा है। हियर इज ए पहलवान स्टैंडिंग लाइक दिस, और इसके दोनों टांग ऐसे, ठीक है। जस्ट ए मिनट, ये मान लो ये पहलवान है, ये ऐसा खड़ा है, ठीक है। नाउ हिज लेग्स आर लाइक दिस। अभी देखो ये आदमी स्लाइड नहीं कर रहा है, ये आदमी स्लाइड नहीं कर रहा है। स्टिल यू विल फाइंड देयर इज सम फ्रिक्शनल फोर्स बिलो हिज फुट। ये ऐसे खड़ा है ना? ये जो आदमी ऐसे खड़ा है, क्या बता सकते हो? ये पांव, अगर यहाँ पे दोनों पांव के नीचे ऑयल डाल देंगे तो क्या होगा? दोनों पांव फिसल जाएंगे, लेकिन अभी वो स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज ए टेंडेंसी टू स्लाइड। सो हाउ विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एट दिस फुट एंड एट दिस फुट? लेट अस सी द फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जो होगा किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि ये पांव इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है, इस पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा, और इस पांव पे, इधर वाले पांव पे ये इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा। The man is not sliding, he is standing stationary, there is no relative sliding, but still a frictional force is developing because there is a tendency of sliding। ठीक है, there is a tendency of sliding। जैसे जैसे हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर आगे आगे पढ़ेंगे, आप देखोगे कितने सारा मिसकंसेप्शन आप दिमाग में पाल रखे हो, और बुक में कितने सारे रॉन्ग चीजों को एस्टेब्लिश कर रखा है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? When there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces of contact, the frictional force acts tangential to the surface in opposition to the relative sliding or tendency of relative sliding। यही चीज तो मैं लिखा हूँ। I was very careful while writing the statement। The frictional force acts tangentially to the surface in a direction opposite to relative sliding or tendency of relative sliding between two surfaces of contact। Remember, खाली मोशन का अपोजिट नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। अगर मैं दोनों हाथ को ऐसे मूव करवा रहा हूं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू हैंड्स बिकॉज़ दे आर मूविंग विद द सेम मोशन। तो क्या उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है? नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं कि इट इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। इट इज नॉट अपोजिट टू मोशन। आई विल गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इवन फ्रिक्शनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई स्लाइड कर रहा है इधर को, कोई जा रहा है इधर को, फ्रिक्शनल फोर्स उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हो रहा है।
फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स वी मस्ट नो। एनीवे, तो हमें अभी तक 2-3 पॉइंट समझ में आया। चलिए बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जानने की। जबकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम लोग देख चुके हैं कि ये टेंजेंशियल टू द सरफेस है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग और रिलेटिव स्लाइडिंग। कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना काफी आसान है। अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे। लेट अस सी पॉइंट नंबर 4 एंड आई वांट टू से समथिंग अबाउट ए न्यू फोर्स, आई कॉल इट अप्लाइड फोर्स। मैं अपनी तरफ से एक नया फोर्स कॉइन कर रहा हूं। आप देखोगे अप्लाइड फोर्स अगर आपको पता चल जाता है क्या है ये, तो फिर आप देखोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ निकालना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। लेट अस अंडरस्टैंड ए न्यू टर्म जो आपकी बुक में नहीं है, व्हाट इज अप्लाइड फोर्स। क्या है अप्लाइड फोर्स? द नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body parallel to the surfaces of contact, parallel to the surfaces of contact, which is responsible for relative sliding or tendency of sliding, tendency of sliding is called applied force। ये चीज को समझ लेना पहले। सर एक समझाने के चक्कर में आप नया धांसू चीज लाके डाल दिए तो हमें मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। स्टेटमेंट को देखो, डेफिनेशन को देखो, समझने की कोशिश करो। अगर मैं भी वैसे ही पढ़ाने लगा जैसे आपकी स्कूल में चल रहा है तो गया दुनिया। ठीक है, 2-3 साल में चाइना आके दिल्ली पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पैरेलल टू द surfaces of contact which is responsible for relative sliding or tendency of sliding is called applied force। क्या? net external force parallel to the surface of contact। I am giving you a simple example। तो before, अच्छा, what is the meaning of knowing is? जानने से फायदा ये है कि for a body at rest the frictional force is always opposite to the applied force। ये ध्यान रखना। This will help you know the direction of frictional force। ठीक है, applied force क्या है? That force which is parallel to the surface of contact acting on the body because of which the body is tending to move। Just I am giving you some examples। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है। अब ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है, उसका कुछ अपना वेट होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर हम 20 न्यूटन का फोर्स दे रखे हैं। हो सकता है कि बॉडी मूव कर रहा है या फिर नहीं मूव कर रहा है, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है ना, कोई भी बॉडी रखा है आपके सामने, उसको छोटा सा फोर्स दोगे तो कहाँ मूव करेगा, बड़ा सा फोर्स देने से स्लाइड करता है। एनीवे, तो आप ऐसा फोर्स दे रखे हो। यहाँ पे बताओ व्हाट इज अप्लाइड फोर्स। आप देखोगे इस केस में व्हाट इज अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज द फोर्स एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। क्या वेट का कोई कंपोनेंट पैरेलल टू दिस है? नहीं है। क्या ये आर का कोई कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है? नहीं है। क्या है? ओनली 20 न्यूटन। सो यू से अप्लाइड फोर्स इज 20 न्यूटन एंड दैट इज इन दिस डायरेक्शन। क्लियरली दिख रहा है? इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर अप्लाइड फोर्स आ रहा है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? ऑपोजिट टू दिस। द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस। क्योंकि कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना बहुत ही आसान है। स्लाइड नहीं कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना थोड़ा मुश्किल है। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल।
सपोजिंग यहाँ पे कोई एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल पे कोई एक चेन ऐसे रखा गया है और ये चेन ऐसे झूल रहा है। सपोज चेन का टोटल लेंथ है L, तो टेबल के ऊपर है L/2L/3 और झूल रहा है L/3। सपोज मास ऑफ द चेन इज M। हमें देखना है व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि आप देखोगे आगे चल के कोई भी फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल में अगर मुझे अप्लाइड फोर्स मिल जाता है, मैं आराम से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकाल दूंगा। सो यही पूरा मेन चीज है। अगर आपको समझ में आ गया बाकी चीज आसान हो जाएगा। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? हियर अप्लाइड फोर्स क्या था? द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज दैट, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर स्लाइडिंग द बॉडी। यहाँ पर देखो तो ये जो चेन का हिस्सा है ये टेबल के ऊपर स्लाइड करने वाला है। क्यों? कौन सा फोर्स उसको ऐसे खींच रहा है? पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ऑब्वियस है कि उसको खींचने वाला फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स ऑन दिस चेन? यू से द अप्लाइड फोर्स ऑन द चेन इज नथिंग बट वेट ऑफ hanging part. Weight of hanging part is behaving as the applied force. अच्छा, क्या है वेट? अगर ये पूरा चेन का लेंथ L है, ये 1/3 है और इसका मास पूरा का अगर M है, 1/3 पार्ट का मास क्या होगा? M/3। उसका वेट क्या होगा? mg/3। तो आप कहोगे अप्लाइड फोर्स इज mg/3। किधर को है? ऐसा है। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? Yes, it will be like this, opposite to the relative sliding। समझ में आ रहा क्या? अगर ये बात आपको समझ में आ गया, मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। बस मैं जानना चाहता हूं कि आप सचमुच अप्लाइड फोर्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो क्या? लेट अस सपोज आई से हियर इज ए वॉल। ध्यान से देखना, हियर इज ए वॉल, हियर इज ए ब्लॉक व्हिच इज प्रेस्ड अगेंस्ट। सपोज हम कहेंगे ये ब्लॉक है, मान लो कि 4 kg का है और आप इसको कोई एक फोर्स लगा के प्रेस करके पकड़ के रखे हो। से आप 200 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको प्रेस कर दिए अगेंस्ट दी वॉल। क्या कोई समझदार बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स इन दिस केस? द फोर्स पैरेलल टू द surfaces of contact. What are the different forces acting on this body? Different forces are a normal reaction here, a weight here, है कि नहीं? तो ये जो फोर्सेस है, इनमें से कौन सा फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है? वेट है ना। हमारा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज नॉट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या है? इसका वेट है। तो क्या कहेंगे? व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स हियर? यू से इट इज 4g। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। मतलब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? इट विल बी लाइक दिस। द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस। समझ में आया क्या? द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अब डायरेक्शन जानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना? डायरेक्शन जानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। वैसे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जानने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स। एक होता है न्यूटन्स लॉ को यूज करके, दूसरा होता है कि देखना है कि टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग कैसा है, अगर स्मूथ होता तो बॉडी कैसे स्लाइड करता है, तीसरा होता है बाय नोइंग द अप्लाइड फोर्स। तीनों तरीके से। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए मैन वॉकिंग। Man is walking. Now I want to know when the man is walking like this, the frictional force on his foot is forward or backward? आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ है? Man is walking. When a man is walking, what is the direction of frictional force? एक टिपिकल एग्जांपल लेके बता देता हूँ। हर जगह तीनों तरीके से करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप समझ लेना। मैं जानना चाहता हूँ कि पाँव पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है। तो पहला तरीका हुआ कि सोचो कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? अब सोचो ये केला का छिलका है, इसके ऊपर पाँव रख के आगे जाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट विल हैपन? दिस फुट विल ट्राई टू स्लिप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? आप किसी केले के छिलके पे पाँव रख के आगे जाने की कोशिश करोगे तो क्या हो गया? ये पीछे की तरफ फिसल जाएगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा फिगर को ढंग से बनाऊं, मैं बताऊंगा कि यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आदमी जो चल रहा है ये क्या किया है ऐसे, नाउ ये चल रहा है और ये पाँव रखने वाला है आगे, ठीक है, आगे जा रहा है क्योंकि दोनों पाँव नीचे है तो अभी रेस्ट में चल रहा है, कब, जब वो जा रहा है। अच्छा, ऐसा केस में नाउ दिस पाँव ग्राउंड पे नहीं है। अब अगर यहाँ पे अगर केले का छिलका रख देते हैं या तेल डाल देते हैं, जैसे वो आगे जाने की कोशिश करेगा उसके पाँव फिसल जाएगा। किधर को फिसलेगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, ऑब्वियसली पीछे की तरफ फिसल जाएगा। मतलब द टेंडेंसी ऑफ दिस लेग इज टू स्लाइड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस लेग पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड। ये हुआ वन वे ऑफ थिंकिंग। मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पूछा है, सोचो कि अगर वो सरफेस स्मूथ होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो कैसे फिसल जाता, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स इसको ऑपोजिट है। जैसे हम कहेंगे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, बताओ इसका फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये स्मूथ होता ये फिसल जाता, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है कि नहीं। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका हुआ अप्लाइड फोर्स देखने का। अप्लाइड फोर्स से देखो तो ये पाँव पे हम फ्रिक्शनल फोर्स देखना चाहते हैं, हाउ इज द फोर्स ऑन दिस लेग। ये लेग को हम ड्रॉ कर रहे हैं सेपरेटली, दिस इज व्हाट इज द लेग, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम हम करने की कोशिश करें। मुझे पाँव पे फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, ये लेग ये पाँव को प्रेस कर रहा है, इट इज गिविंग ए फोर्स लाइक दिस, दिस फोर्स विल हैव ए कंपोनेंट लाइक दिस, ए कंपोनेंट लाइक दिस। तो व्हाट इज अप्लाइड फोर्स, द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब लाइक दिस। ये तो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट नहीं है, मतलब अप्लाइड फोर्स कैसा है, अगर ये है F, अगर हम कहेंगे ये है F, तो F का ये वाला जो कंपोनेंट है दैट गिव्स द अप्लाइड फोर्स। समझ में आ रहा है क्या। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ आप कहोगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स सिंपल है, आगे की तरफ। दोनों ही अप्रोच में हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बराबर पा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दो तरीका देख लिए। तीसरा तरीका इज न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा द बॉडी विल नॉट मूव। इसका मतलब ये समझ में आता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आया तो बॉडी किधर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और परपेंडिकुलर टू फोर्स किधर जाएगा। कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आया तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है कि नहीं। सोचो ये आदमी यहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं चलने लगा, आई वॉज एट रेस्ट एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। व्हेन ए मैन एट रेस्ट स्टार्ट्स वॉकिंग, तो व्हाट आर दोस फोर्सेस एक्टिंग ऑन हिम, एक तो वेट है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, एक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये इधर जा रहा है, मतलब कोई आदमी अगर आगे जा रहा है, मतलब द एक्सटर्नल फोर्स इज हेल्पिंग हिम टू मूव फॉरवर्ड, देन व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इट मस्ट बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। Are you getting the three approaches to get the direction of frictional force? One by Newton's law, other is by smoothing the surface, third is by looking at the applied force acting on the body which is parallel to the surface of contact. ये तीनों तरीके से हम direction of frictional force जान सकते हैं। हर एक न्यूमेरिकल में कोई एक मेथड लेके कर लेंगे, शायद ये सब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं अप्लाइड फोर्स वाला कंसेप्ट आपको बताया। क्योंकि अप्लाइड फोर्स वाला कंसेप्ट से फायदा ये है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जानने में भी मदद करता है, ठीक है। So we could see that जो हमारा applied force है वो क्या है, the net external force acting on a body parallel to the surfaces of contact which is responsible for relative sliding or tendency of sliding is called applied force. For a body at rest, frictional force is always opposite to applied force. समझ में आया क्या। अच्छा ये बात है, ठीक है। Now we go for point number 5. We go for point number 5. यहां पर और एक नया टर्म बताना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे FL। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मींस द लिमिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है, बाय डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स
that may exist, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, that may exist between two surfaces of contact, two surfaces of contact, दो सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान से देखना, सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है 20 केजी का, 20 केजी का ब्लॉक रखा है, आपने इसको पुश किया, जब इसको आप धीरे से पुश किए, मान लो 10 न्यूटन में ये चल नहीं रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन की चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? आपका अप्लाइड फोर्स इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है वो उसको रोक रहा है कि नहीं? ये इसको रोक रहा है। हम 10 न्यूटन दिए, रोक दिया, चला नहीं, 20 दिए नहीं चला, 30 दिए नहीं चला। सपोज आई अप्लाइड समथिंग लाइक 80 न्यूटन फोर्स, ने 80 न्यूटन फोर्स दिया तो देखा कि धीरे धीरे चलना शुरू कर रहा है, अप टू 79.9 न्यूटन ये मूव नहीं कर रहा था। जब 80 न्यूटन हो गया ये चलने लगा, क्या मतलब है? अब मुझे फ्रिक्शन और रोक नहीं सकता। कब तक रुकता था? 79.9 तक रुकता था। मतलब ये दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? यू से 79.9 और यू से 80 न्यूटन, है ना? 80 न्यूटन हुआ तो चलने की कोशिश किया, चलने की शुरुआत हुआ। समझ में आया? तो हम कहेंगे दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? इट इज 80 Newton. Suppose now I withdraw all the force. The block is kept on ground. Block is kept on ground. What is the frictional force? अरे अगर रखा है, ना ये स्लाइड कर रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ना ये स्लाइड कर रहा है, ना ही स्लाइड करने का टेंडेंसी है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स तो तब होता है when the body slides or develops a tendency to slide. अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंगली, अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो एक्सीलरेशन, सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? 10 न्यूटन था। When I applied 20 Newton and I found the body is not moving, what was the frictional force? 20 Newton। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बदल रहा है, कोई फिक्स्ड नहीं है। ध्यान रहे, जब मैं इसको किया 80 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स 80 पे रुक गया, जब मैं 81 किया तो बॉडी चलना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? 80 न्यूटन। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? What it means by limiting frictional force? Limiting frictional force is the maximum frictional force that may exist between two surfaces of contact. समझ में आया? So that is what is called limiting frictional force. Fine. अभी आपको समझ में आ गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। In this particular case, when I applied a force slightly less than 80 Newton, the body was not moving. And when I applied 80 Newton, it just starts moving. मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो सकता है 80 न्यूटन का। सपोज अभी 80 न्यूटन देने से बॉडी चलना शुरू कर रहा है। सपोज आप आपकी दोस्त को बुला के इसके ऊपर बैठा दिए। Now do you think with 80 Newton force this block will move? अगर कोई इसके ऊपर बैठ गया, अब भी 80 न्यूटन देने से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब तो फोर्स आपको और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि 800 न्यूटन होने से ये चलना शुरू करेगा, हो सकता है। मतलब तब क्या कहेंगे? यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स था, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स था, उसका वैल्यू बढ़ गया। अब ये क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, किसके ऊपर डिपेंड करता है? हु डिसाइड्स कि कितना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? हम उसका बेसिक्स बता चुके हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हाई इट डेवलप्स? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस एंड एक्ट्स इक्वली एंड ऑपोजिटली ऑन द टू बॉडीज ऑफ कांटेक्ट। जब हम इसको इसके ऊपर बैठा दिए, ये दब गया तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस आर कमिंग वेरी क्लोज। व्हेन दे आर कमिंग वेरी क्लोज, द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स वेरी स्ट्रांग। नाउ स्ट्रांग फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्स। इसका मतलब जितने जोर से दबाएंगे, मॉलिक्यूल्स विल बी कमिंग दैट क्लोज, उतने पास आ जाएंगे तो इंटरैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो क्या देखें हम इंटरमोलिकुलर फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कहेंगे कि व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन हियर इज इंक्रीजिंग, द नॉर्मल रिएक्शन हियर इज इंक्रीजिंग, द फ्रिक्शनल फोर्स, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इंक्रीजिंग।
क्योंकि ये आदमी बैठ गया तो जोर से प्रेस किया मतलब ज्यादा फोर्स में प्रेस किया। सो व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन पहले था सिर्फ 20 जी, बैठ जाने के बाद 20 जी और इसका वजन मान लो कुछ 50 kg है तो 50 जी 70 जी हो गया। सो व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजिंग यू सी द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो चीज हमें समझ में आया, थोड़ा इसको हम लोग अभी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग अभी देख लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इट depends on the normal reaction between the two surfaces, दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कहोगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। एन क्या है, एन इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ कंटैक्ट, जो दोनों सरफेस कंटैक्ट में है उनके बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन है, दैट डिसाइड्स द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज डिसाइडेड बाय दैट। क्लियर? अच्छा, ये बात। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो देयर विल बी ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड म्यू, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या चीज है भाई, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप पहले देख लो कि इसका यूनिट क्या है। इट इज F by N। F इज ए फोर्स न्यूटन, N इज द नॉर्मल रिएक्शन, वो भी न्यूटन बाय न्यूटन। म्यू इज यूनिटलेस, इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिसका ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। ठीक है, फिर ये म्यू कौन डिसाइड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या बताया, जो फ्रिक्शनल फोर्स था सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है कि दोनों सरफेस का बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, दैट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। दोनों मटेरियल का मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है ताकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। दैट मींस म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस ऑफ in contact, both the surfaces in contact। तो म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू डज नॉट डिपेंड ऑन सिंगल सरफेस बिकॉज इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द टू सरफेसेस। तो म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ both surface in contact, जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रहे, कोई पूछेगा, और आप जानते हो कि अगर एक फॉर ए स्मूथ सरफेस म्यू इज लेस, फॉर ए रफ सरफेस म्यू इज मोर। अगर ज्यादा रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, हम कहते हैं म्यू ज्यादा है। स्मूथ है तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, तो म्यू कम है। म्यू इज लेस फॉर स्मूथ सरफेस, मोर फॉर रफ सरफेस। कोई पूछेगा ग्लास का सरफेस पे म्यू ज्यादा है कि कंक्रीट के सरफेस पे म्यू ज्यादा है, आप क्या कहोगे, वेयर म्यू इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास और ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट। क्या कहेंगे हम, बोलो, ये कंक्रीट है ये ग्लास है, ये ग्लास का सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा कि कोई कंक्रीट का सरफेस है उसके ऊपर म्यू ज्यादा होगा। कौन ज्यादा रफ लगता है आपको, ग्लास वाला सरफेस कि कंक्रीट वाला सरफेस? कंक्रीट वाला लगता है ना, कंक्रीट वाला लगता है। हाँ, तो यहीं पे वो मिसकंसेप्शन शुरू होता है। कोई एक सरफेस डिसाइड नहीं करेगा कि वो रफ है कि स्मूथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू के ऊपर।
को इसके ऊपर कौन सा चीज दूसरा सरफेस जो है कांटेक्ट में वो डिसाइड करेगा। दोनों सरफेस मिलके डिसाइड करेंगे म्यू किसका ज्यादा है। आप अक्सर क्या करते हैं, कोई पॉलिश सरफेस है तो हम सोचते हैं कि म्यू कम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन स्लाइड कर रहा है। सपोज हम कंक्रीट सरफेस पे कोई आइस ब्लॉक रखे हैं, आप इसको धक्का मारो आसानी से फिसल जाएगा। ग्लास सरफेस पे कोई रबर का ब्लॉक रखे हैं, खींचो स्लाइड नहीं कर रहा है, लग रहा है उसके साथ स्लाइड नहीं कर रहा है। So two surfaces altogether decide the value of mu. एक सरफेस डिसाइड नहीं करता है, क्यों? Mu is because of the intermolecular force of interaction between the two surfaces. दूसरा सरफेस नहीं है तो कितना फोर्स होगा कैसे पता चलेगा, म्यू कैसे पता चलेगा। अब हम कहेंगे कंक्रीट सरफेस पे आइस ब्लॉक को लेंगे तो म्यू का एक वैल्यू निकलेगा, वुडन ब्लॉक को लेंगे तो म्यू का दूसरा वैल्यू निकलेगा, कॉपर ब्लॉक को लेंगे तो म्यू का तीसरा वैल्यू निकलेगा। अलग अलग सरफेस के लिए म्यू अलग अलग होता है। ये मिसकंसेप्शन को पालना मत कि किसी एक सरफेस को देख के हम बता देंगे ये स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है। हाँ, पॉलिश सरफेस है या नहीं ये बता सकते हो, पर स्मूथ है या रफ है बताना नामुमकिन है, अनलेस अनटिल यू नो द नेचर ऑफ द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। तो हमें क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। It depends on the normal reaction between the two surfaces, and it's coming like this: F is equal to mu into N, where mu is the coefficient of friction, unitless and dimensionless quantity, depends on nature of both surfaces in contact. ठीक है, इसमें से और एक चीज सामने आ रहा है, बिट नंबर 3 में लिखेंगे तो क्या पता चला कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज म्यू एन। कहने का मतलब है कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, मान लो कि 4 kg का ब्लॉक रखा है, और सपोज ये दोनों सरफेस के बीच में म्यू का वैल्यू आपको दिया गया है 0.5, है ना। पूछा है व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ध्यान रहे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट। अगर हम पहले पूछेंगे व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है। पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, क्या दिया है? कोई एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे, क्या आप कोई बता सकते हो रेस्ट में है तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स नाउ? क्या ये स्लाइड कर रहा है? नहीं। क्या स्लाइड करने का टेंडेंसी रखता है? इसके नीचे ऑयल दे देंगे स्लाइड करेगा? नहीं, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। सो नाइदर इट इज स्लाइडिंग नॉर देयर इज एनी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो आपको होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स है कितना? 0। अभी कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अच्छा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? अब है नहीं, ठीक है, कितना तक हो सकता है? You say it is mu into n. Now let us see. If you go for the free body diagram, here is a weight 4g, here is a normal reaction. क्या आपको पता चल रहा है n का वैल्यू क्या होगा? 4g. तो it is mu times 4 into g. mu का वैल्यू दिया है 0.5, तो डालो 0.5 into 4g is 20 न्यूटन। मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन कितना मैक्सिमम हो सकता है? हो सकता है 20 न्यूटन। अब कुछ नहीं, ये 20 न्यूटन तक फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे ये मूव नहीं करेगा। अगर मैं इसके ऊपर अभी 5 न्यूटन फोर्स दूंगा चलेगा क्या? नहीं। 7 न्यूटन दूंगा चलेगा क्या? नहीं। 15 न्यूटन दूंगा चलेगा क्या? नहीं। 25 न्यूटन दूंगा चलेगा क्या? हाँ, रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 20 न्यूटन तक ये अपोज कर सकता है, उसके बियॉन्ड तो चलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, बिट नंबर 3 में लिखे कि 10 फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन two surfaces can be any value between क्या 0 to लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में कुछ भी हो सकता है।
ध्यान रहे फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दो कि फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब म्यू इनटू एन। नो, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट म्यू इनटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इनटू एन। अक्सर बुक्स में और फिर स्कूल में जो क्वेश्चन देते हैं वहां पर म्यू इनटू एन होता है, क्योंकि वो बॉडी स्लाइड करते रहता है। स्लाइड कर रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू पे है। ध्यान रहे कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। अदरवाइज ध्यान रहे कि फ्रिक्शनल फोर्स में भी एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू FL। जैसे ये वाला केस में था कितना फ्रिक्शनल फोर्स 0, कितना हो सकता है 20 न्यूटन। नाउ मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। आई वांट टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। सोच के बताओ तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स तो हमें 20 न्यूटन तक अपोज कर सकता है, तो 5 न्यूटन को भी अपोज कर लेगा, 5 न्यूटन को कैंसिल कर देगा। कितना फोर्स चाहिए 5 न्यूटन को कैंसिल करने के लिए? 5 न्यूटन ही चाहिए। मतलब क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इज 5 न्यूटन। कितना तक हो सकता है? हो सकता है 20 न्यूटन, लेकिन अभी है 5 न्यूटन। आर यू गेटिंग? तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, कितना हो सकता है, आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, कितना हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, वो निकालने वाली बात है। क्या आपको मेरे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहे हैं? तो हमें अभी पता कैसे करना है कि स्कूल में तो बोल दिए कि म्यू इंटू आर होता है, म्यू इंटू एन होता है, फटाफट निकाल दो फ्रिक्शनल फोर्स। हमें पता कैसे करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स है कितना। अब उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जानने की कोशिश करेंगे। मैं फ्रिक्शनल फोर्स को FF लिखता हूं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जानने की अभी कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। तो लेट अस टेक ए प्रैक्टिकल केस। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है। चलो मानते हैं ये ब्लॉक का फोर्स कितना है, ये मान लो कि कुछ 6 kg का है, और किसी एक सरफेस पे रखा गया है जहां पर म्यू का वैल्यू दिया गया है। म्यू इज गिवन सपोज समथिंग लाइक 0.6 न्यूटन, सॉरी 0.6 हो गया म्यू का वैल्यू। म्यू का तो कोई अपना यूनिट होता नहीं है ना, म्यू हो गया 0.6। और सपोज मैं यहाँ पे एक फोर्स दे रखा हूँ। ऑब्वियसली दिस फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। आई शैल कॉल दिस फोर्स इज अप्लाइड फोर्स। इस केस में व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो नीचे की तरफ है 6G, ऊपर की तरफ है R, है ना। तो हम कहेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। आप कितने भी फोर्स लगा दो ये ऊपर तो नहीं चढ़ेगा ना, तो ठीक है। तो हम कहेंगे R इज इक्वल टू 6G और 60 न्यूटन। अच्छा, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है? म्यू इंटू आर। म्यू कितना है? 0.6 इंटू 60 कितना हो गया है भैया? इट इज कमिंग आउट टू बी 36 न्यूटन। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 36 न्यूटन हो सकता है। इतना जानकारी हमारे पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी नाउ सी हाउ डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग। सपोजिंग हम कहेंगे ये हो गया अप्लाइड फोर्स, और ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हो गया स्टाटस ऑफ द बॉडी। बॉडी का स्टाटस क्या है हम जानना चाहते हैं, whether the body will be at rest or slide or what। ठीक है, तो ये जानने के लिए मैं क्या करता हूं, I go on changing the applied force। Let's see, suppose I apply a force 0। कोई अप्लाई फोर्स नहीं अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स 0 है ना। कोई 0 फोर्स अप्लाई किया। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, ना ही स्लाइड करने का टेंडेंसी है। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा? अरे हाँ, ये तो मैक्सिमम कितना हो सकता है कि नहीं? कितना हो सकता है ये? 36 न्यूटन। तो हम कहेंगे इसका वैल्यू हो गया 36 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 0। बॉडी का स्टेटस क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट। ध्यान से देखना बेटा, योर मिसकंसेप्शंस विल मिसलीड यू अदरवाइज, एंड रिमेंबर नॉन अप्रीहेंशंस क्रिएट मिसअप्रीहेंशंस। ठीक है, अगर कोई चीज ठीक से नहीं जानते हो फिर गलत से जान जाओगे ऑटोमेटिकली। फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स। नेक्स्ट आएगा रोटेशनल डायनामिक्स। लोग इसको इजी बना देते हैं, हलवा है कोई भी आओ फटाफट खा लो। ठीक है,
तो ये हो गया पहला चीज जो हम लोग अभी देखे, क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स और स्टार्टर्स को हम लोग देख लिए। ठीक है, थोड़ा इसको मिटाते हैं। चलो चलो मैं अब करता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स को अभी मैं क्या करता हूं, अप्लाइड फोर्स को मैं अभी थोड़ा सा बढ़ाता हूं। आई मेक इट 10 न्यूटन। अब मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या ये बॉडी चलेगा कि रेस्ट में रहेगा? ये स्टिल रेस्ट में ही रहेगा। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये तो 36 न्यूटन है, कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? इज ऑलवेज 36 न्यूटन, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? ये बॉडी तो चल नहीं रहा, चल नहीं रहा है, मतलब जब मैं ऐसा एक अप्लाइड फोर्स दे रहा हूं तो मुझे मालूम है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स पढ़ाते वक्त मैं बताया था, क्या था अप्लाइड फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो व्हाट यू फाइंड? द अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। कितना? अब ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ये है 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होने से ये मूव नहीं करेगा? पक्का इट मस्ट बी 10 न्यूटन ओनली। तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी 10 न्यूटन। क्या ये बॉडी चलेगा? नहीं, अब भी रेस्ट में, क्योंकि 20 न्यूटन तक अपोज कर सकता है। लेकिन अपोज अप टू 20 न्यूटन, हम तो 10 न्यूटन दिए, सॉरी ये 36 न्यूटन तक अपोज कर सकता है, हम तो 10 न्यूटन दिए। आई मेक इट 30 न्यूटन। बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेम 36 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लिखेंगे? 30 न्यूटन। बॉडी रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड करेगा? रेस्ट में रहेगा। हाँ, ये सारा चीज आप लोगों को अभी समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आई कैन बेटर वे एक्सप्लेन थिंग्स। तो ये हो गया हमारा केस जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं, ये हो गया हमारा केस। फाइन, अब ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं? आई अप्लाई ए फोर्स ऑफ 36 न्यूटन। सोचो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 36 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 36 न्यूटन। अब मैं 36 न्यूटन दिया हूं, उससे ज्यादा दूंगा तो ये चलेगा, क्योंकि 36 न्यूटन तक ये रोक सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है 36 न्यूटन, मतलब ये बॉडी चल नहीं रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? बढ़ के मैक्सिमम हो गया है। और क्या कहेंगे? क्या बॉडी अभी चलेगा? चलेगा तो नहीं, बट चलने की पूरा मुहिम पे आ जाएगा। इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, इट इज एट द लिमिट ऑफ स्लाइडिंग, और यू से द बॉडी इज एट द लिमिट ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम। और थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा दे देंगे, ये और इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इट विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग। तो हम क्या कहेंगे? बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब ये बॉडी अभी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। और ये हाल में जब मैं दिया हूं 36 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 36 न्यूटन और नेट फोर्स 0 है, कोई आया थोड़ा सा इसको धक्का मुक्का मार दिया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया तो मैं अपना फोर्स नहीं बढ़ाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी और बढ़ नहीं सकता, तो क्या होगा? चलते रहेगा, बिकॉज नेट फोर्स इज 0। So where you apply a force equal to the limiting frictional force, the body is in limiting equilibrium, means it is about to move. It is about to move और moves with, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? कोई बॉडी का नेट फोर्स 0 है तो आप क्या कहोगे? उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। अगर बाई चांस चल गया, कोई धक्का मुक्का दे दिया तो चलते ही रहेगा, क्योंकि जितना रोकने वाला फोर्स कौन था? कोई बॉडी को हम फेंक देते हैं किसी सरफेस पे, कौन रोकता है उसको? फ्रिक्शन। जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही ऑपोजिट फोर्स हम दे दिए, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। फेंक देंगे तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आर यू गेटिंग? सो दैट वे यू सी, जब मेरा अप्लाइड फोर्स 36 न्यूटन का हुआ, द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इट इज अबाउट टू मूव और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा मैं जगह बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। जस्ट आई एम मेकिंग सम स्पेस सो दैट यू कैन बेटर वे अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से हियर। यस, बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ओह ठीक है,
the body is in limiting equilibrium. थोड़ा सा जगह की जरूरत है बस. Body is in limiting equilibrium. समझ में आया? And it is about to move, और थोड़ा इसको लिख देते हैं, जगह बनाते हैं, नहीं तो कहाँ लिखेंगे सारा चीज. Yes, it is about to move or moves with constant velocity. It moves with constant velocity, है ना? ठीक है. About to move or moves with constant velocity. क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आया? Now I go for the next case. Suppose जो फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से भी ज्यादा है. It is even more than the limiting frictional force. सोचो, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से भी ज्यादा है, मतलब सपोज मैं अप्लाई किया 40 न्यूटन फोर्स. क्या ये बॉडी स्लाइड करेगा? क्योंकि ये रोक सकता है अप टू 36 न्यूटन. मैं दे रहा हूं 40 न्यूटन. क्या ये बॉडी चलेगा? हाँ चलेगा. चलेगा तो बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा कि एक्सीलरेट करेगा? मेरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो मैं इसको ढकेलते हुए ले जाऊंगा एंड द बॉडी विल एक्सीलरेट. है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? बॉडी विल एक्सीलरेट. अब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा क्या? होगा. वो अपना मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और मैक्सिमम वैल्यू पे होने की बावजूद, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू पे होने की बावजूद रोक नहीं पा रहा है, मैं उसको ढकेलते हुए ले रहा हूं, तो क्या कहेंगे? बॉडी एक्सीलरेट्स. बॉडी एक्सीलरेट्स. क्या होगा एक्सीलरेशन? कोई मुझे बताएगा क्या? हाँ सर, अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास ऑफ द बॉडी. मैं लगाया फोर्स Fa, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स Fl, तो एक्सीलरेशन होगा Fa माइनस Fl बाई m. तो इन चीजों को ध्यान से देखो. इन चीजों को ध्यान से देखने के बाद हम ये पूरा डाटा में से पता कर लेंगे क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होता है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो दिस इज अंडरस्टूड. क्या देखे? जब तक मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम था, फ्रिक्शनल फोर्स वाज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एंड द बॉडी वाज एट रेस्ट. जब मैं अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया, द बॉडी वाज एट द वर्ज ऑफ मोशन, इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम और इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी. जब मेरा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से भी ज्यादा हो गया, द बॉडी स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग एट व्हाट रेट? Fa माइनस Fl बाई m. तो ये सारा जो हम लोग भी डिस्कशन किए उसमें से कंक्लूजन लाने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई टू गेट सम कंक्लूजन. क्या कंक्लूजन मिला ये सारा हल्ला गुल्ला से? कंक्लूजन क्या मिला? कि कोई बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स जानने की हमारे पास तरीका क्या है. You can know the frictional force, magnitude of frictional force from the status of the body. Status of the body मतलब या तो बॉडी स्लाइड कर रहा है या फिर स्लाइड नहीं कर रहा है या फिर मालूम नहीं क्या है. बॉडी रखा है, ये स्लाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर क्या हो रहा है मालूम नहीं. ये तीन चीज हो सकता है. तो अगर हम कहेंगे कि बॉडी का स्टेटस को देख के हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिसको बाद में हम लोग लिस्ट आउट भी कर लेंगे. ठीक है, सपोज हम कहेंगे आई एम राइटिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ द बॉडी एंड हेंस व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ यू विल टेल. सपोज हम कहेंगे कोई बॉडी रेस्ट में है, या फिर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, या फिर क्या क्या हो रहा है उसके साथ हमें मालूम नहीं है. कोई बॉडी रेस्ट में होगा आपको मालूम है, या फिर स्लाइड कर रहा होगा, या फिर मालूम नहीं होगा क्या हो रहा है. तीनों केस में हाउ टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. थोड़ा वापस चलते हैं और देखते हैं. जब कोई बॉडी रेस्ट में था, फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? इट वाज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. एज लॉन्ग एज द बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. जो दिमाग में बैठा है भूत म्यूएमजी, उसको भगाओ. तो क्या कहेंगे? अगर बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अच्छा, अगर बॉडी रेस्ट में नहीं है, स्लाइड कर रहा है, जैसे इस केस में हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी में या एक्सीलरेशन में स्लाइड कर रहा है,
तो आप क्या कहोगे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा था, इट वाज सेम एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है। तो हम कहेंगे व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर स्टाटस मालूम नहीं है तो स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है मालूम नहीं, तो कैसे पता करेंगे व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। थोड़ा ध्यान से देखो इसको। इस केस में, पहला केस में देखो, ये केस में थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपका अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स में से बड़ा कौन था, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, छोटा कौन था, अप्लाइड फोर्स वाज लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ, इट वाज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? अप टू दिस क्या देख रहे थे, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम था, तो फ्रिक्शनल फोर्स वाज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इफ यू सी द अदर केसेस, कौन ज्यादा था कौन कम था, अब देखोगे इन द अदर केसेस द अप्लाइड फोर्स वाज लेस देन द मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा था, इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स में से बड़ा कौन, बड़ा है अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ, 36 न्यूटन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या समझ में आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स में से, दोनों में से जो छोटा है वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे ये छोटा था, फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया, यहाँ पे ये छोटा था, फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया, है ना। तो कैसे पता करेंगे, क्या लिखेंगे, अगर स्टाटस मालूम नहीं है तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इट इज स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ FA एंड FL, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान रहे, रेस्ट में है, स्लाइड कर रहा है या स्टाटस मालूम नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर बॉडी रेस्ट में है पता चल गया तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स, बॉडी स्लाइड कर रहा है ये भी पता चल गया तो कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स भी निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालेंगे, देखेंगे से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन किए थे, एक टेबल के ऊपर एक चेन रखा था, कुछ हिस्सा झूल रहा था, L/3 पार्ट झूल रहा था, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, यू डोंट नो वेदर द चेन इज एट रेस्ट और स्लाइडिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स भी निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोनों में से जो छोटा है वही है फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? So you have to see whether the chain is at rest or not. How to know? By finding applied force and limiting frictional force. अगर applied force छोटा हो गया तो फिर आप क्या कंक्लूजन कहोगे, मतलब ये बॉडी इज एट रेस्ट। applied force ज्यादा हो गया, इसका मतलब the body is sliding, है कि नहीं। तो ऐसे करके हमें कंक्लूजन्स निकालना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए, ये प्योरली लॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। तो यही कंक्लूजन को हम लोग अभी लिखेंगे। ये फिगर आपको समझ में आया, why to wait, let us go for another page to write the conclusion. To find magnitude of frictional force कैसे लिखेंगे, if body is not sliding, then frictional force is equal to applied force. अच्छा, if body is sliding, then frictional force is equal to limiting frictional force. In general, बॉडी स्लाइड करे या ना करे, हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज always equal to the smaller value out of FA and FL। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? It is not that easy to find the magnitude of frictional force mu mg करके। कैसे करना है, लॉजिकली देखना है, बॉडी स्लाइड कर रहा है तो म्यू आर, स्लाइड नहीं कर रहा है तो अप्लाइड फोर्स, मालूम नहीं है तो दोनों निकालो, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या ये कंक्लूजन आपको समझ में आया?
अच्छा, दूसरा चीज है अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहूंगा पॉइंट नंबर 6 में, प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ अप्लाइड फोर्स। कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक को मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, 1 मिनट थोड़ा इसको नीचे ले आऊं। मैं अभी प्लॉट करना चाहता हूं कि अप्लाइड फोर्स को बदलने से फ्रिक्शनल फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। ये स्कूल वगैरह में अक्सर आता है। तो ये कोई एक ब्लॉक हुआ, इसके ऊपर आपने कोई अप्लाइड फोर्स दे रखा है, ऐसा जो फोर्स आता है उसको हम अप्लाइड फोर्स कहेंगे। और हम अभी इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स बदलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बदलेगा, अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शनल फोर्स 0, ऐसे करके, है ना। मैं अभी प्लॉट करना चाहता हूं हाउ इज द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड फोर्स विथ फ्रिक्शनल फोर्स। मैं इधर लेता हूं अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इधर लेता हूं फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, यहां पे कौन सा केस में हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट हम निकालना चाहते हैं हाउ इज द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड फोर्स विथ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में है, अप्लाइड फोर्स 0 है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कोई बॉडी रखा हुआ है, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, अच्छा जी 0 होगा। देखा, अगर मैं कहता हूं कि अप्लाइड फोर्स में अभी कर लिया 1 न्यूटन, क्या ये बॉडी चलेगा, नहीं चलेगा, कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स, सेम 1 न्यूटन, मैं 1 न्यूटन दे रहा हूं, उसके बावजूद नहीं चल रहा है तो फ्रिक्शन रोक रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो 1 न्यूटन। मैं किया 2 न्यूटन, ये हो गया 2 न्यूटन, मैं किया 3 न्यूटन, ये हो गया 3 न्यूटन, तो दोनों इक्वली ग्रो कर रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द ग्राफ, द ग्राफ गोज लाइक दिस। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। यस, दोनों बराबर ग्रो करने जा रहे हैं। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाएगा, लेकिन एक बार वो अपना मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो क्या करोगे, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता, ये उससे ऊपर जा नहीं सकता। उसके बाद क्या होगा, अगर आप अभी अप्लाइड फोर्स को और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स शुड गो लाइक दिस। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे ये ग्राफ ऐसा नहीं होता है, कैसा होता है, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद थोड़ा सा ड्रूप करता है फिर चलता है। ये क्यों होता है इसको हम लोग देखेंगे इन द सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन। फिलहाल तो हम जान लिए कि फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट गो बियॉन्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या है, इट इज नथिंग बट द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सो वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज लाइक दिस, दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्या मैं ये सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। तो अब इसके ऊपर हमें जब न्यूमेरिकल करना होगा तभी हमें ये सारा पॉइंट को याद रखना होगा। थोड़ा सा वापस चलें, देख लें, क्योंकि इसके बाद अभी हमें न्यूमेरिकल्स करना है। क्या देख लिए, हम देख लिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो स्लाइड नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और स्टाटस मालूम नहीं है, रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है, इन दैट केस यू फाइंड बोथ ऑफ देम, एफए निकालो एफएल निकालो, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर एफए छोटा हो गया आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स एफए है, साथ साथ ये भी कहोगे कि बॉडी रेस्ट में है। अगर एफएल छोटा हो गया तो आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स एफएल है, उसके साथ साथ ये भी कहोगे कि बॉडी स्लाइड कर रहा है विथ व्हाट एक्सीलरेशन, एफए माइनस एफएल बाई एम। आर यू गेटिंग? सो वी शैल गो फॉर सिंपल एग्जांपल्स ऑन दिस, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगा। एंड व्हाइल कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास इफ यू डोंट कम प्रिपेयर्ड तो पूरा ड्राई लगेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतना सारा लॉजिकल है। स्कूल में तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब म्यू एम जी बता देते हैं, है कि नहीं?
कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी, ऐसा नहीं होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज समथिंग डिफरेंट है और वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के चलते हो रहा है। इट इज नॉट मैकेनिकल लॉकिंग। अगर हम दो सरफेस को पॉलिश कर देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स घटता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पॉलिश कर देंगे फ्रिक्शनल फोर्स फिर से बढ़ जाता है। By over polishing surfaces, frictional force increases because the molecules come even closer. Force of interaction becomes more. By lubricating, frictional force decreases. Why? Because between the two surfaces, you put some powder or oil, something that increases the spacing between the two surfaces. So, intermolecular binding force decreases, frictional force decreases. You must understand the logic. Why lubricating decreases the frictional force. समझ में आया क्या? ये हुआ चीज। तो आप लोग ये सारा चीज को अगर अगले क्लास बढ़िया से पढ़ के समझ के आओगे तो मैं आपको और आगे ले जाऊंगा और इसके रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल को हम लोग धीरे धीरे से करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।